तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल नीट लैब में। तो आज ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो है यूट्यूब पर। तो मैं आज इसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बैकग्राउंड में पंखे की आवाज़ आ रही है, तो आप मैनेज करना प्लीज़। तो अब जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है, एक मिनट। तो इसमें बताया गया है देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आ बायोस्फीयर। मतलब बहुत भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे बायोस्फीयर में। नाउ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड्स, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब अब सब भिन्न भिन्न प्रजाति के जो जीव हमारे इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर में हैं, तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है अक्सर कि क्या ये सभी जीव सेम केमिकल्स यानी एलिमेंट और कंपाउंड्स के बने हुए हैं। यू हैव लर्न केमिस्ट्री हाउ elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other their respective content per unit mass of a living tissue. तो ये बता रहा है कि हम जब एनालिसिस करते हैं ये चीज़ जानने के लिए क्या कि सभी जो जीव हैं वो सेम केमिकल या एलिमेंट के बने हुए हैं, तो हम एनालिसिस करते हैं प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे और माइक्रोबियल पेस्ट पे। तो इनमें एक हमें लिस्ट मिलती है एलिमेंट्स की, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर एलिमेंट्स में, एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, मतलब इनके जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो कंटेंट है उसे हम पर यूनिट मास में देखते हैं लिविंग टिश्यू के, जिस पे हम टिश्यू पे इन एलिमेंट्स को पर जो हमने एनालिसिस किया है उसमें यूनिट मास में देखते हैं। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, और यही सेम एनालिसिस हम अर्थ क्रस्ट में करें जो कि एक नॉन लिविंग मैटर है। अर्थ क्रस्ट में मतलब किसी भी स्टोन में, मतलब कहीं से भी कोई लिया हो नॉन लिविंग चीज़, उसमें भी यही सेम एनालिसिस करें हम, तो हमें यही सिमिलर लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, ऐसे ही एलिमेंट उसी हिसाब से। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट। तो ये दो लिस्ट जो बनाई हमने, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम एक एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो एलिमेंट सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो ऑल्सो लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट है। हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in living organism than in earth's crust। अब और एग्जामिनेशन ने ये जरूर बताया गया है कि रिलेटिव एबंडेंस कार्बन और हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स के मुकाबले जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो हायर रहेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देन अर्थ क्रस्ट के मुकाबले। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इतना आप एक पीस लो लिविंग टिश्यू, ठीक है, और इतना ही पीस लो नॉन लिविंग मैटर या अर्थ क्रस्ट में से कुछ, तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो एबंडेंस है वो अर्थ क्रस्ट के एबंडेंस से ज़्यादा होगी। होप यू क्लियर। ये और फर्दर एग्जामिनेशन से ये चीज़ पता चली है।
हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब ये तो पता चली हमें कि हमें जो कंपोजिशन है वो सेम मिल रही है नॉन लिविंग में भी और लिविंग में भी, बट कुछ एलिमेंट है जिनमें लिविंग में वो चीज़ ज़्यादा रहेगी, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। अब एनालाइज कैसे करें, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई लिविंग टिश्यू लेंगे, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर, चाहे कोई वेजिटेबल का टिश्यू ले लें या लिवर का कोई टुकड़ा ले लें या कोई भी लिविंग टिश्यू, और उसे ग्राइंड इट करेंगे इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसे हम ग्राइंड करेंगे यूजिंग अ मोर्टार एंड पेसल, जो घर होते हैं खल्लड़ वगैरह, उनमें हम इन टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जो है ग्राइंड करेंगे, तो हमें एक थिक स्लरी मिलेगी। उसे ग्राइंड करने के बाद तो उसको क्या करेंगे, वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ और अ कॉटन। फिर जो हमें जो थिक स्लरी मिली उसे हम पनीर का जो कपड़ा होता है या कोई कॉटन का कपड़ा उसमें रखेंगे। वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, तो उसमें रखने का जब हम उसे निचोड़ेंगे तो हमें 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। वन इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, मतलब हमने उसमें कपड़े में रखा फिर निचोड़ा, तो हमें निचोड़ने के बाद 2 भाग हो गए उसके, तो एक जो हमारा फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, तो एक जो रहा हमारा फिल्ट्रेट, मतलब जो हमने उसमें निचोड़ा तो उसमें जो निकल गया निचोड़ने में वो होता है फिल्ट्रेट, और एसिड सॉल्युबल पूल जो सेकंड है वो है रिटेंटेड, मतलब ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसमें ये आपने डाला जो थिक स्लरी बनी, इसको निचोड़ा, फिर यहाँ से ये जो सामान निकला है ये है तुम्हारा फिल्ट्रेट, ठीक है। और जो इसमें बचा है रिटेन रह गया है वो है रिटेंटेड, ठीक। तो जो फिल्ट्रेट हुआ है इसे हम कहेंगे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, इसी को सॉरी जो फिल्ट्रेट हो गया है उसे कहेंगे एसिड सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है, जो फिल्ट्रेट है उसे कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, और जो दूसरा बचा हुआ रिटेंटेड उसे कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। और उसका बताया गया है कि साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, साइंटिस्टों ने जो एसिड सॉल्युबल पूल यानी जो फिल्ट्रेट है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए साइंटिस्ट को, जो एसिड सॉल्युबल पूल है मतलब जो फिल्ट्रेट है जो उसमें से फिल्टर होकर आया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। It will suffice to say here that one extracts the compound, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. In other words, one isolate purifies compound, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि एनालाइजिंग लिविंग टिश्यू सैंपल, लिविंग टिश्यू सैंपल को कैसे एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे उसमें से जो लिविंग सैंपल है उसमें से जो है एनालाइज करना है, ठीक है। दैट वन एक्सट्रैक्ट्स द कंपाउंड, इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट्स एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड। Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of the molecular formula। तो यही एनालिटिकल टेक्निक से
जो हमने कंपाउंड पे लगाए उनसे हमें उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता चला। एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर, प्रोबेबल और उनका जो स्ट्रक्चर है ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर भी हमें पता लगा। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। अब जो हमने उसमें से जो लिस्ट बनाई उसमें जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं लिविंग टिश्यू में से, वो उन्हें हमने नाम दिया बायोमॉलिक्यूल्स। जो लिविंग टिश्यू में जितने भी कार्बन कंपाउंड्स मिले उन्हें नाम दिया बायोमॉलिक्यूल्स। हाउएवर लिविंग टिश्यू, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब लिविंग टिश्यू में ये ऑर्गेनिक कार्बन वाले बायोमॉलिक्यूल कह रहे हैं जिन्हें, वो हैं, और इनके साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड भी हैं इनऑर्गेनिक। हाउ डू वी नो दिस? A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue, say a leaf or a liver, and this is called wet weight. जब वो हमने टिश्यू लिया वो वेट वेट है, उसके बाद उसे सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, जो जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, एंड रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। रिमेनिंग मटेरियल जो बचेगा, हमने वो टिश्यू लिया, उसके बाद उसे सुखाया, जितना ही पानी था वो इवेपोरेट हो गया, और जो रिमेनिंग मटेरियल बचा वो है ड्राई वेट। चलो, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। और हमें इस टिश्यू को पूरी तरह जला देंगे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू गैसियस फॉर्म, जैसे CO2 और वाटर वेपर के थ्रू, एंड आर रिमूव, और वो उस टिश्यू से रिमूव हो जाएंगे। व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश। तो बचेगा लास्ट में राख। तो उस राख में वो जो राख कंटेन करेगी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा। मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। ये एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में भी पाए जाते हैं। एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन कौन सा था? जो था तुम्हारा फिल्ट्रेट। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। ठीक है, तो इनसे एलिमेंटल कंपोजिशन पता है लिविंग टिश्यू में इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। ये एलिमेंटल के एनालिसिस। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, और इससे हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की पता चली जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है। फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्डिहाइड्स, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा। अब फिर हमने केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें अल्डिहाइड, कीटोन मतलब इनके फंक्शनल ग्रुप भी पता लगाया। बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई दैम इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इन्हें फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे, जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बट हम जब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स, तो बेसिकली अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि हम जो केमिकल कंपोजिशन है लिविंग टिश्यू की उसे कैसे एनालाइज करें। तो सबसे पहले आपको कोई टिश्यू ले लेना है, उसके बाद उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक के साथ ग्राइंड करना है मोर्टार एंड पेसल में। उसके बाद एक थिक स्लरी बचेगी, उसे स्ट्रेन करना है चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में। उसके बाद दो फ्रैक्शन बनेंगे, एक फिल्ट्रेट जो फिल्टर हो गया और जिसे हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, और जो दूसरा बचेगा जो बच गया रिटेंटेड
या एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो उसके बाद इनका जो इनमें कंपाउंड है उन्हें प्योरीफाई करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगाएंगे, स्ट्रक्चर पता लगाएंगे उनकी, और जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। और बाकी कंपाउंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड हैं, उन्हें कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो उन्हें एनालाइज करेंगे हम कि उसे पूरा ड्राई कर लेंगे, जो वेट है टिश्यू वगैरह उसे ड्राई करेंगे, उसमें पूरा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे जला देंगे, बर्न कर देंगे, तो वो उसमें सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जो बचेगी अंत में वो बचेगी ऐश, राख। राख में जितने भी राख में होंगे सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट। और ये सल्फेट फॉस्फेट ऑल्सो मतलब ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी पाए जाते हैं। फिर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसेस और फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप as substituents on the same carbon, that is the alpha carbon. Hence they are called alpha amino acids. They are substituted methanes. There are 4 substituent groups occupying the 4 valency position. These are hydrogen, carboxylic group, amino group, and a variable group डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप। तो ये बता रहा है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, जिनमें अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है, और किसके कारण पे, एक सेम कारण पे अमीनो ग्रुप होगा और एसिडिक ग्रुप होगा, और उसी कारण को कहते हैं अल्फा कार्बन। तो ये बनते कैसे हैं, तो ये होते हैं सब्सटीट्यूटेड मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4, ये मीथेन होता है। अब इसी मीथेन के H को सब्सटीट्यूट करके जब इसमें ग्रुप लग रहा है, एक अमीनो ग्रुप लगेगा, एक एसिडिक ग्रुप लगेगा, और एक वेरिएबल R ग्रुप लग जाएगा, जिसमें R मतलब वेरी करता रहेगा, तो अमीनो एसिड वेरी करते रहेंगे। तो ऐसे करके ये H होते हैं, इसमें ऐसे H लगे होते हैं। ये H हटा, इसकी जगह यहाँ अमीनो ग्रुप लग गया, यहाँ एक एसिडिक ग्रुप लग गया। ये एसिडिक ग्रुप लग गया, यहाँ H है, यहाँ कोई वेरिएबल ग्रुप लग गया। तो ये इसी मीथेन को सब्सटीट्यूट करके अमीनो एसिड बनते हैं, जिनमें अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप आता है। Based on the nature of R group, there are many amino acids. अब R ग्रुप के चेंज होने से अमीनो एसिड चेंज होंगे, तो R ग्रुप के नेचर पे ही डिपेंड करते हैं एसिड। However, those which occur in proteins are only of 20 types. वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के होते हैं। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, द अमीनो एसिड पर ग्लाइसिन। तो ये जो हमने आपको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से CH4 से जो अमीनो एसिड बने, तो इसमें जो आर ग्रुप है वो प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड में हाइड्रोजन हो सकता है। अगर आर ग्रुप आपका हाइड्रोजन है तो इस अमीनो एसिड को कहेंगे हम ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप आपका एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब वहाँ CH3 सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसे हम कहेंगे एलेनिन। तो आर ग्रुप आपका हाइड्रोजन है तो कहेंगे इसे ग्लाइसिन।
अगर R ग्रुप आपका CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगाए तो उसे कहेंगे एलेनिन। ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो R ग्रुप की जो वहाँ अगर सिंपल हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ग्लाइसिन है, अगर मिथाइल ग्रुप लगता है तो एलेनिन है। अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल लगता है तो वो होता है सेरीन। यहाँ दिए हुए हैं ये H लग गया, यहाँ ही H लगाए तो ग्लाइसिन है, या मिथाइल ग्रुप लगाए तो एलेनिन है, हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाए CH2OH लगाए तो जो है आपका सेरीन है। वही चीज़ यहाँ ऊपर लिखी हुई है, यहाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगेगा तो सेरीन। तो फिर से याद करो, हाइड्रोजन लगने पर R की जगह बनता है आपका अमीनो एसिड ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप लगने पर बनता है एलेनिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल लगने पर बनता है सेरीन। 3 of the 20 आर शोन। तो यहाँ उन 20 अमीनो एसिड तो आज हम पार्ट 1 में इस चैप्टर को यहीं तक कवर अप करेंगे। फर्दर वीडियोस में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अमीनो एसिड की स्टार्टिंग में पहुंच चुके हैं हम। अगली वीडियो में हम ज़्विटर आयन से पढ़ेंगे और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं नीचे जो आपकी NCERT बुक में दिए हुए हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।